लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन किया था, याद है? बोलो। यस सर। सरफेस टेंशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया था, यस कैपिलरी राइज का फॉर्मूला बताया था, यस है ना? अच्छा, तो वो मोर देन सफिशिएंट है वैसे, बट कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जैसे एक चीज देखा होगा कि जब हम कैपिलरी में डिप करते हैं, कैपिलरी को किसी लिक्विड में डिप करते हैं जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, तो उस केस में कैपिलरी में पानी ऊपर तक आता है, सर्टेन हाइट तक आता है। यस ऐसा भी हो सकता है कि कैपिलरी की हाइट सफिशिएंट नहीं हो। जैसे मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया और कैपिलरी राइज मुझे आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब लिक्विड सरफेस से ऊपर 10 सेंटीमीटर ही है, तो इस केस में क्या होगा? बताओ सोच के। सोच के बताओ क्या हो सकता है। बोलो। बात समझ आई मैंने क्या कहा? ओ भाई साहब। सर नहीं। अच्छा, कोई क्वेश्चन ही नहीं समझा ऐसा कि मैं क्या पूछा? हाँ सर। वाह, सर रिपीट करो ना। करता हूँ। मैंने कहा कि जब भी कभी कैपिलरी को ऐसे लिक्विड में डालते हैं जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है ना, तो कैपिलरी में लिक्विड ऊपर आता है। ये डेरिवेशन किया था कैपिलरी राइज का हाइट। हाँ सर किया। तो सपोज एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया और कैपिलरी राइज मुझे मिल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यस अब अगर मान लो कि कैपिलरी ट्यूब का लेंथ वाटर या लिक्विड सरफेस से ऊपर 10 सेंटीमीटर ही है, 12 सेंटीमीटर का कैपिलरी ट्यूब अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा लिक्विड का? ये मैं पूछा। मतलब कैपिलरी ट्यूब की हाइट ही इनसफिशिएंट है, तो वैसे केसेस में क्या होगा, मैं ये पूछा। सर 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब वो फॉर्मूला में cos थीटा एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा ना वाटर और कैपिलरी के बीच का। नहीं नहीं, चलो ध्यान से देखो। सपोज इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में वही कैपिलरी, वही लिक्विड, सब कुछ वही, एच हाइट तक कैपिलरी ऊपर गया, ठीक है। अगर ऊपर में कैपिलरी ट्यूब सफिशिएंट हाइट तक है, अब अगर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डाल दूं, पानी के अंदर और डाल दूं और इस सरफेस से ऊपर एच से कम हाइट रहे, जैसे एच डैश, एच डैश दिख रहा है, एच से छोटा है ना?
अगर ऊपर सफिशिएंट लेंथ रहता तो H तक लिक्विड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर कैपिलरी ट्यूब अवेलेबल ही है H डैश तक। तो इस केस में क्या होगा, मैंने ये पूछा था। यस ठीक है, तो देखो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर रो जी आर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 2t रो इंटू जी इंटू कैपिटल आर। देखो पिछली बार देखा होगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा आया था। हाँ ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ लिक्विड में रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। ये याद है सबको। हाँ, तो सरफेस टेंशन लिक्विड का कांस्टेंट, डेंसिटी लिक्विड का कांस्टेंट, जी लिक्विड का कांस्टेंट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि H इंटू कैपिटल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर इनसफिशिएंट हाइट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, H इंटू आर इज इक्वल टू H डैश इंटू आर डैश, है ना। तो हाइट अगर इनसफिशिएंट है तो लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस इंक्रीज करेगा, बट उतने ही हाइट तक लिक्विड जाएगा। क्लियर है। सो hence in case of insufficient height, radius of liquid meniscus will get increased. आई बात समझ में। हाँ सर And liquid will rise up to brim, मतलब जो सबसे मैक्सिमम हाइट होता है वहां तक। कोई दिक्कत किसी को? नो जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया। नो सर 1 मिनट। डन सर नो नो सर
सर डन। हो गया? ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, मतलब वही एक्सप्लेनेशन है। तो ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेन थ्योरी तो हो गई है। देखिए, दूसरा, मैंने आपको डेरिवेशन के समय बताया होगा कि दो मेथड है, एक फोर्स वाले मेथड से और दूसरा वो प्रेशर वाले मेथड से एक्सेस प्रेशर निकालो। ये निकाला कैपिलरी राइज। नाउ वेट ऑफ लिक्विड को, जितने वेट ऑफ लिक्विड को ऊपर पुल कर पाता है फोर्स मेथड से देखे तो उतना ही ऊपर जाता है ना। जो लिक्विड कैपिलरी में ऊपर उठ गया है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स जितने वेट ऑफ लिक्विड को बैलेंस करता है उतना ही ऊपर जाता होगा, हाँ सर। है ना। तो उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। वेट ऑफ लिक्विड balanced by surface tension during capillary rise. देखो, इस हिसाब से अगर सोचें तो कैसे सोचेंगे, देखिए। देखो इधर, उस हिसाब से अगर हम सोचें तो t cos थीटा into 2 pi r is equal to weight of liquid प्रेशर मेथड से डिराइव करके बताया था ना आपको पहले। यस। तो वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, रो जी, सॉरी, ये पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, इसके बराबर होना चाहिए ना। तो पाई पाई गया, एक आर गया, तो यहां से भी आपको एच की वैल्यू मिली 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। वही फॉर्मूला मिल गया जो पहले मिला था पिछली क्लास में, वही फॉर्मूला मिला। यस सर। यस। लेकिन इसमें एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन वो जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उतने पोर्शन में जो लिक्विड का मास होगा वो नेग्लेक्ट हो गया, है ना। सर क्या बोला आपने, रिपीट कीजिए। मैंने कहा लिक्विड इसमें इस हाइट तक गया, तो ब्लू कलर कर देते हैं, लिक्विड इसमें इस हाइट तक ऊपर आया, ये कंसीडर करके हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन इतने पोर्शन में यहाँ पर भी तो लिक्विड है, इसके वेट को हमने इग्नोर किया इस कैलकुलेशन में। हाँ सर। तो ये वाले पोर्शन में जो लिक्विड है इसके वेट को अगर हमने को भी कैलकुलेट करें तो ये रिजल्ट मेरा ज्यादा प्रिसाइज होगा,
हाँ सर। समझे? यस। ठीक है। तो अगर इतना प्रिसाइज कोई पूछे, वैसे इनसिग्निफिकेंट है फिर भी, if we consider ऐसे समझो, वेट ऑफ लिक्विड इन मेनिस्कस, वेट ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब तो देखा मैंने जो सिलिंड्रिकल है, लेकिन मेनिस्कस के लिक्विड के वेट को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? सो इफ वी कंसीडर weight of liquid in meniscus, then अब देखो क्या होगा। तो इधर जो हमने मास ऑफ लिक्विड लिख रखा है ना, इधर जो हमने मास ऑफ लिक्विड लिख रखा है उसमें वो वाला पोर्शन भी होना चाहिए। हाँ सर। तो ऐसे लिख देते हैं t cos थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये तो प्लस समथिंग जो मिसिंग था, इंटू डेंसिटी इंटू जी, यही होगा ना? यस। अब ये जो मिसिंग पोर्शन है वो कितना होगा, ये कौन बताएगा? बोलिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। ये होगा 1/3 पाई आर क्यूब। आते हैं इस पर कैसे, एक मिनट। तो यहां से मेरा पाई आर स्क्वायर बाहर, ये हो जाएगा h प्लस r/3 इंटू रो जी। तो वो जो हम लोगों को h मिला था एक्चुअल में h प्लस r/3 होगा, जिसकी वैल्यू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर है। तो ये प्रिसाइज है, लेकिन इसमें चूंकि कैपिलरी का ये वाला पार्ट रेडियस बहुत छोटा होता है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर कहीं वाइड कैपिलरी ट्यूब लिखा हुआ है तभी इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है? सर वरना उसको निगलेक्ट कर सर एक और बार मोस्टली एक्सप्लेनेशन। अच्छा कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला तो सब लिख चुके हो ना? हाँ सर। तो एक बार सेकेंड वाला लिखो, लिखते लिखते मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएंगी। सर ऊपर लो ना, ऊपर का नहीं लिखा।
फर्स्ट वाला तो लिख चुके हो ना? सर हाँ, सेकंड तो लिखा हुआ सेकंड सॉरी। सेकंड वाला नहीं लिखा था हाँ तो सेकेंड वाला तो था ही, ऊपर करने की कहाँ जरूरत? सर, सेकंड वाला नहीं लिखा था। हाँ तो सेकेंड वाला दिख रहा है ना? सेकेंड वाला दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, लिखो। हो गया सबका? डन सर। 1 minute, sir. आगे बढ़े? यस। Yes, sir. Done. एक और बताता हूँ जो तुम लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा। कभी भी दो ग्लास सरफेस के बीच अगर वाटर फंस जाता है ना, तो वो चिपक जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। देखा है ऐसा? हाँ सर, फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, ग्लास अगर है, दो ग्लास के बीच, ग्लास अगर ऐसे है तो ठीक है, पर दोनों के बीच अगर पानी आ गया, फिर उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। ये तो सबने देखा है, एक्सपीरियंस Yes. किया है। तो दो ग्लास सरफेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस टेंशन की वजह से कितना होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे। ठीक है? Yes. सो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल बोलो, जैसा मन वैसा बोलो। force required to separate glass plates having liquid in between. सेपरेट करने में फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तो सब लोग अग्री करते हो। Yes, sir. हाँ सर। थ्योरेटिकली क्यों लगाना पड़ेगा, ये भी बात समझ आ रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन उसको पुल कर रहा होगा अपनी ओर। तो अब Yes, इसको sir. कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर। अब इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। ठीक है? वैसे ये कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन है, कर सकते हो तो बताओ। या आप दोनों क्लास प्लेट के बीच भी कैपिलरी राइज होता है, वो भी कर सकते हो। डायग्राम कैसे बनाऊं वही सोच रहा हूं मैं। बुक में मिल जाए तो देख में लो, बट बुक में मिल नहीं रहा है।
सीवी में दिया होगा। तो जो भी है कोशिश करो, मैं ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ग्लास प्लेट है ना, तो ये एक ग्लास प्लेट, वो क्या है कि दिखाई देगा नहीं इसके लिए, ये एक ग्लास प्लेट, और इसके अंदर अगर लिक्विड ट्रैप्ड है तो लिक्विड ऐसा रहेगा मेनिस्कस इसका, और ये प्लेट है, इसका विड्थ भी है, समझ रहे हो? तो ये क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा होगा। ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मतलब ऐसा भी समझ आएगा। रुको, इस डायग्राम को थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। सब कलाकारी वाले चैप्टर है। नहीं, मैं कितना समझा पाऊंगा। ऐसे सोचना, ये जो प्लेट होगा ना, इस प्लेट का विड्थ भी है ना, इस प्लेट का विड्थ भी है। यस विड्थ इन द सेंस, हाँ हाँ, रुक जाओ, अब समझा दूंगा लगता है। विड्थ इन द सेंस ये ऐसा, तो इसका विड्थ भी होगा। तो यहाँ पर जो इसको ये समझ लो, तो अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करना भी आर्ट है। ये देखो, ये एक डायग्राम ढूंढ के निकाला हूं मैं, समझ पा रहे हो कुछ? इसमें से मैं ठीक कर देता हूँ इसको। एक काम करते हैं, व्हाइटनर कहाँ है यहाँ, इसमें से ये सब कलाकारी को हटा दो। ये जो मतलब सरफेस टेंशन के डायग्राम को छोड़ दो। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों सरफेस के बीच जो लिक्विड ट्रैप होगा, इन दोनों सरफेस के बीच जो लिक्विड ट्रैप होगा, उस मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा, ये हाफ सिलेंडर के जैसा। हाँ ये हाफ सिलेंडर के जैसा। तो ये जो सिलिंड्रिकल फरो बनता हुआ दिख रहा है ऐसा वाला, इसमें ये हो गया डी, जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है ना? Yes, sir. तो आप अगर इसको कैपिलरी ट्यूब से कंपेयर करने जाएंगे तो ये जो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बना उसका R इज D/2। ये जो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बना
ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता था, स्फेरिकल मेनिस्कस बनता था ना, इसमें ये हाफ सिलेंडर जैसा फरो बना, तो इसका रेडियस r/2 होगा, हाँ सर। रेडियस d/2 होगा, समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, तो उसमें जो फॉर्मूला होता था 2t cos थीटा अपॉन रो जी r वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में अगर r की जगह d/2 पुट कर देंगे तो आंसर आना चाहिए हाइट के लिए, हालांकि वो आएगा नहीं। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो सिलिंड्रिकल होता है कॉनकेव सरफेस, उसके अंदर प्रेशर, सो एक्सेस प्रेशर स्फीयर के अंदर कैसे 2t/r होता है, देखा था हम लोगों ने, है ना, 2 लेक्चर पहले। सो एक्सेस Yes, sir. inside a cylindrical drop is t/r, 2t/r नहीं होता है, t/r होता है। इसको प्रूव करना आप लोगों के लिए मुश्किल है का रीजन है कि फिर जनरल सरफेस के लिए मुझे t इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और उसका प्रूफ मुश्किल है, बट एक्सेस प्रेशर जिसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, उसमें एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है t इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर के सरफेस का एक्सेस का कर्वेचर हर जगह सेम होता है ना, स्फीयर के सरफेस का कर्वेचर हर जगह r है, कहीं भी लेंगे तो 2t/r होता है, दोनों r1 r2 इक्वल हो जाएंगे। जहां पर मल्टीपल रहते हैं, दो अलग अलग सरफेस रहते हैं, जैसे सिलेंडर के केस में, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक प्लेन सरफेस होता है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी, कर्व्ड सरफेस का r, तो r2 की जगह इन्फिनिटी, r1 की जगह r, एक्सेस प्रेशर मिल गया t/r। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से t/r ज्यादा है, तो t/r इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए। यस। अच्छा, और r की वैल्यू d/2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन d इंटू सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू f। ये वाला फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसको कॉपी कर लो, फिर देखते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। सरफेस सेंटर से रिलेटेड थ्योरी कुछ भी नहीं है, ये अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम थे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट उस सब को अब हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही देखेंगे। हो गया? नहीं मैं सर, डायग्राम बन।
सर डन। हो Done, गया। तो सरफेस टेंशन मेरी तरफ से खत्म हो गया। फाइनली इस टॉपिक को रैप अप करते हुए ये 5 क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग कर लीजिए, फिर विस्कोसिटी करेंगे, वो बहुत छोटा है। इसी चैप्टर का ना विस्कोसिटी? हाँ, इसी चैप्टर का पार्ट है, बट इस चैप्टर में 3 चीजें शुरू में बताया था मैंने, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन इलास्टिसिटी को ले लो, उसके बाद सरफेस टेंशन, उसके बाद विस्कोसिटी सबसे छोटा होता है। तो एक एक करके पहले ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। जस्ट रैप अप क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड हुआ। फर्स्ट बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. फर्स्ट बताओ। ओरली बताना चाहिए था। अभी अभी सिखाया ना कि H इंटू R इज कांस्टेंट। अभी सीखा था इनसफिशिएंट हाइट वाले में। यस हाँ सर, ए ऑप्शन। तो बैठ गधे। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू सर बी ए ऑप्शन। इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस है ना? बोलो। यस अच्छा, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और सी में बताओ। सर बी। बी क्यों, सी क्यों नहीं? बताओ। बोलना। बी और सी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि बी आंसर होगा या सी आंसर होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है। हाँ सर। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जब 0 होगा तो लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर, ये क्या होता था? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। सर इक्वल हो जाएंगे। कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी जब एग्जैक्टली वही हाइट उसको मिलेगा। हाँ सर। तो बी आंसर होगा। आया समझ में फर्स्ट वन? यस सर। सेकेंड वन बताओ। सर ए आया। सबने अटेम्प्ट कर लिया सेकेंड वाला? सर आ गया सेकंड। Yes, sir. सबको ये आया है? यस। या बताने की जरूरत है? सही से बताओ। नहीं सर आ गया। थर्ड बोलो फिर। फिर वो सॉल्व नहीं हुआ अभी। सेकेंड वाला? सर थर्ड। सर थर्ड। थर्ड वाला अटेम्प्ट किया?
Yes. ठीक है. A long capillary tube of radius 2 millimeter open at both ends is filled with water and placed vertically. What will be the height of column of water left in capillary? The thickness of capillary wall is negligible. Surface tension ऐसा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मतलब कंसेप्चुअली इसको समझने के लिए देखो, ये मान लो कैपिलरी ट्यूब है, ऊपर नीचे दोनों साइड से ओपन है बोला है. Yes. तो ऊपर नीचे दोनों साइड से ओपन है और इसमें लिक्विड अगर ट्रैप हो गया तो लिक्विड मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा ऊपर में, है ना. Yes. तो देखना, यहाँ का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर मेरा हो गया, देखना ध्यान से खुद समझ जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2T/R होगा. Yes. Yes, sir. तो मान लो H हाइट नीचे, यहाँ से H हाइट नीचे आया, H हाइट तक लिक्विड कॉलम है, तो यहाँ का प्रेशर हो गया P0 - 2T/R प्लस ρGH होगा. हाँ सर. तो यहाँ पर जो लिक्विड मेनिस्कस का शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा. आया समझ में. और यहाँ का प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. Yes. क्लियर है. हाँ सर. Yes, sir. क्या ढूंढना है हमें ये बताइए. सर हाइट कितना बचा है कैपिलरी? कितना हाइट बचा है ये ढूंढना है. तो देखो, तो ये P0 हुआ और ऐसे समझाओ, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस दैट इज ऊपर मिला मुझे P0 - 2T/R प्लस ρGH, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2T/R ज्यादा है तो -2T/R कर देंगे, तो ये इस P0 को मैच करना चाहिए. हाँ. तो यहाँ से आपको दिख रहा है ρGH इज 4T/R, सो H की वैल्यू हो जाएगी 4T/ρGR, है ना. हाँ सर. वाटर है मतलब θ0 मतलब कैपिटल R और स्मॉल r सेम होगा. 10 मिनट पहले आया था मैं. Yes sir. सो 4 सरफेस टेंशन है 73.5 10⁻³ SI यूनिट में रो की वैल्यू 1000, G की वैल्यू 10 और रेडियस है 2 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ Yes. तो ये -3 ये -3 गया. आंसर हमारा सेंटीमीटर में है ना. इधर 2 2 हाँ, सर. 4 ये भी गया. 73.5 इंटू 2 कितना होगा सर 146 147 147 Sir, 147. 147. 147. तो 147 इंटू 10⁻⁻4 मीटर मतलब 1.47 सेंटीमीटर. G का वैल्यू अगर 10 के बदले 9.8 ले लेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर होगा. हाँ सर. हाँ, sir.
आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के ये विजुअलाइज करना उतना आसान नहीं है। आया समझ में? हाँ सर समझ। हाँ कॉपी कर लो, फिर 4th और 5th कोशिश करो सॉल्व करने का। बोल बेटा। 4th और 5th हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नो सर। क्यों? क्यों नहीं हुआ बताओ? सर 1 मिनट। सर बी आ रहा है, फोर्थ का बी आ रहा है। अच्छा ठीक है, 4th और 5th करो तुम लोग, क्योंकि आधा घंटा लगेगा मुझे विस्कोसिटी पढ़ाने में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो 4th और 5th करना तुम लोग, मैं आपको आगे विस्कोसिटी पढ़ा देता हूँ। मुझे लगा था इतनी देर में कर लोगे। चलो, विस्कोसिटी बहुत ही सबसे छोटा सा टॉपिक है एक। विस्कस लिक्विड का नाम सुनते ही कुछ ध्यान में आता है? मतलब क्या विस्कस लिक्विड का नाम सुनते ही कुछ ध्यान में आता है? हाँ सर। क्या आता है? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और कुछ? थिकनेस। थिकनेस, हाँ। जैसे मैं आपको जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, हनी देखा है? यस सर। हनी और हाँ, हनी और वाटर में क्या फर्क है? हनी विस्कस लिक्विड है। जब आप उसको किसी डब्बे से कहीं गिराओगे हनी को, तो उसमें क्या है, वो एक साथ पानी के जैसा बाहर नहीं निकलता, लगता है जैसे ऊपर वाला लेयर गिर रहा है फिर नीचे वाला, इस तरह से होता है। यस सर। हाँ सर, मतलब लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स एक बार में निकल। लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे को के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, सिमिलर टू वन ब्लॉक ओवर अनदर, जो फ्रिक्शन में करता था। लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है? और जिस लेयर से लिक्विड के जिस फोर्स से लिक्विड के डिफरेंट लेयर एक दूसरे को अपोज करते हैं, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो समहाउ ये जैसा सॉलिड में फ्रिक्शन हुआ करता था, उसी तरह लिक्विड में विस्कोसिटी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने आइडियल फ्लूइड देखा था, और मैंने आइडियल फ्लूइड के इसमें लिखा था कि नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, लिक्विड का सारा लेयर एक साथ आगे जा रहा है। विस्कस अगर लिक्विड रहेगा तो अपर लेयर के रिलेटिव मोशन को उसके नीचे वाला लेयर अपोज करेगा, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाला लेयर अपोज करेगा। तो डिफरेंट लेयर के बीच उस केस में रिलेटिव मोशन होता है।
स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड के सारे लेयर एक साथ मूव करते हैं तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. ये बात समझ आई? तो इसी बात को समझाने का ये डायग्राम है। तो ये लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स हैं जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसको कि लिक्विड फ्री सरफेस हम लोग कहते हैं, वो लिक्विड फ्री सरफेस की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इसके वेलोसिटी की प्रोफाइलिंग करूं तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई, टॉप मोस्ट लेयर की, ये उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी हो गई, ये उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी हो गई, ये उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी हो गई, और जो नीचे सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये वेलोसिटी 0 और ये वेलोसिटी मैक्सिमम, ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. टॉप मोस्ट सरफेस की वेलोसिटी क्यों मैक्सिमम है? तो इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि उसके ऊपर अपोज करने वाला कोई सरफेस नहीं है। बाकी सारे हाँ, सर। लेयर के ऊपर और नीचे अपोज करने वाला सरफेस होता है। ये बात समझ आई? यस सर। इवन रिवर का जो फ्लो होता है तो सरफेस वाटर जितना फास्ट जाता है नीचे का वाटर उतना फास्ट नहीं जाता, वो जमा हुआ होता है, सारे सेडिमेंट नीचे होते हैं, है ना ऐसा? तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको विस्कोसिटी कहते हैं। और ये जो अपोजिंग फोर्स है डिफरेंट लेयर के बीच में, इस अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर को विस्कस फोर्स कहते हैं। क्लियर है? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। So opposing force between different layers ये विस्कस फोर्स है। ठीक है? टॉप लेयर से हाँ, जैसे सर। जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है -dv/dh, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि h के साथ डिक्रीज करता है, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ फ्लो कहते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। अच्छा, अब जो विस्कस फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के, और वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है? हाँ सर। So proportional to area of contact and gradient, velocity gradient. विस्कोसिटी के क्वेश्चन जेई में रेयरली पूछते हैं, बहुत मतलब, बट बोर्ड के लिए नीट के लिए इन सब चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को ये एक इक्वेशन मिलेगा विस्कस फोर्स का। ठीक है? इसमें ये जो ईटा का टर्म है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं।
ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट होता है पॉइज, जो ज्यादा चलता है, तो इसका सीजीएस यूनिट को हम लोग पॉइज कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे पॉइजले, उनके रिगार्ड में जैसे फोर्स का न्यूटन रखते हैं वैसे ही। 1 एसआई यूनिट जो होता है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 10 पॉइज के बराबर होता है, या 1 डेका पॉइज के बराबर होता है। बहुत सिंपल रीजन है, इसका यूनिट अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स का न्यूटन हो गया, डीएच का मीटर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ऐसा यूनिट देखोगे तो क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे, कॉमन सेंस लगा के बोलो। केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। डेका का मतलब समझते हो ना, 10 पॉइज। सो एसआई यूनिट में ये हो जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m(l-1 t-1). ये मेडिकल में यही सब सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, बट इसका थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये बेसिक कॉपी कर लो, और साथ ही साथ एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये विस्कोसिटी होता क्या है। एक मिनट, इसमें यूनिट में बहुत कंफ्यूज करते हैं। सीजीएस यूनिट पॉइज है, बार बार कहता हूं, और एसआई यूनिट इसका 10 टाइम्स होता है, डेका पॉइज। ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, इसको कॉपी करके ये क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बताता हूँ। यहाँ से कोशिश कीजिए। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? 1 minute sir. मिनट सर। सर उसका आंसर आ गया आ गया, वेरी गुड। कितना आया? सर 0.02 न्यूटन। 0.02 न्यूटन। अभी बताता हूँ। वेरी गुड। हो गया सबका? हाँ सर हो गया। देखो बहुत आसान है। ये जो बोट है, ये बोट किस स्पीड से चलेगा? तो बोट की स्पीड वही होगी जो अपर सरफेस की है, यस दैट इज v मैक्सिमम। एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ सर। और 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है बाय अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स क्यों? नहीं तो एक्सेलरेशन होगा। हाँ मतलब टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी मुझे मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर 1 मीटर डीप है, मतलब बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी 0 है, ये 1 मीटर है ना। हाँ
तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा दैट इज जिसको मैं माइनस dv बाई डी कहता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। हाँ सर। तो विस्कस फोर्स अपर लेयर पर कितना लग रहा होगा? उसका मैग्नीट्यूड ईटा इंटू ए इंटू dv बाई डी का मैग्नीट्यूड। हाँ सर। तो इतना ही टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तब तो साथ साथ चलेगा। हाँ हाँ सर। और ये 0.01 पॉइज है तो 0.01 एरिया 10 मीटर स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? सर वो सीजीएस यूनिट है ना? 0.02 ही होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ ये सर वो सीजीएस में 0.01 सीजीएस यूनिट। बिल्कुल बिल्कुल 0.01 सीजीएस में है। तो एसआई में करने के लिए 0/10 कर देंगे, डेका पॉइज हो जाएगा। हाँ तो फाइनली हाँ सर। 0.02 न्यूटन आंसर है। आसान। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। फटाक से ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि इसमें कुछ रहता नहीं है, सिंपल सा है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज देख के डर जाते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से करो। पॉइज छोटा टर्म है, जैसे न्यूटन को कैपिटल एन कैसे लिखते हैं, बट पूरा लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे ना। वैसे ही बड़ा टर्म है पॉइजले और छोटा टर्म है पॉइज। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है विस्कोसिटी 10⁻³ पॉइजले लिख रहा है। यस। जल्दी कीजिए इसको भी। फटाफट फटाफट। 15 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा आज 8:30 तक, बट खत्म कर दूंगा इसको। सर 10⁻³ आया। वेरी गुड। 10⁻³ आया। हाँ सर। वेरी गुड, सबको आ गया होगा। यस सर आ गया है। 10⁻³ न्यूटन बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। हाँ सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन इसका जो कि अच्छा क्वेश्चन है दिमाग लगाने के लिए। देखते हैं कौन करता है। अभी तक तो इजी इजी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला था, इसमें भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, लेकिन दिमाग लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। थर्ड ये कोशिश कीजिए। सर और थ्योरी बाकी है क्या विस्कोसिटी? हाँ बस एक छोटा सा स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, 5 मिनट का काम है। इस क्वेश्चन के हिंट के लिए मैं आपको ये डायग्राम भी दे देता हूँ। हिंट क्या मतलब समझो कि दिया हुआ है। कोशिश करो, तुम लोग से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, और होगा तो तुम लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि अरे इतना अच्छा क्वेश्चन कर दिया मैंने।
बोलो कुछ आइडिया? बोलो। नहीं। नहीं। बाहर वाला सिलेंडर रुका हुआ है, हाँ। है ना? तो यहाँ पर की वेलोसिटी हो गई 0। अब यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लो जो लेयर होगा, उस पूरे लेयर की, वो लेयर सर्कुलर मोशन में ऐसे होगा सिलेंडर के चारों तरफ, तो उस लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा एक्स होगी। हाँ सर। तो यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस ले लें, समझ रहे हो कुछ? यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस ले लें, तो केवल उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? मतलब विस्कस फोर्स F इज माइनस n ईटा इंटू सरफेस एरिया, बताता हूं क्या होगा, इंटू dv बाई dx होगा। हाँ सर। और सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई x इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर L होगा। यस सर। क्या निकालना है? टाइम। क्या क्या टाइम? अच्छा, जितनी देर में स्टॉप हो जाएगा। ओके। v तो मेरा x इंटू ओमेगा होगा, हाँ है ना? v की वैल्यू x इंटू ओमेगा होगी। यस। तो फोर्स अगर मिल जाएगा मुझे, तो फोर्स मिलने के बाद टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क को इंटीग्रेट कर देंगे तो कब स्टॉप होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे सोचते हैं। तो ये हो गया फोर्स। इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? तो F इंटू एक्स टॉर्क होगा, अपोजिंग टॉर्क, दैट इज माइनस 2 पाई ईटा L एक्स स्क्वायर, और dv को भी x ओमेगा लिख देते हैं, तो ऐसे, तो इंटू एक्स इंटू डी ओमेगा बाई डी एक्स, ऐसा कुछ होगा। टॉर्क डी टाउ होगा ऐसा। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टोटल टॉर्क के लिए तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। टोटल टॉर्क को ऐसा कर देता हूं, इधर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 2 पाई ईटा एल डी ओमेगा, होगा ऐसा? यस। पक्का? तो जब x की वैल्यू 0 है, वहां पर ओमेगा ओमेगा है, और जब x की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू जब r1 है, इनर रेडियस, तो वहां पर वेलोसिटी, वहां पर ओमेगा ओमेगा है, और जहां r2 है वहां 0 है। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है जब ये r1 है, r1 r2 लिखा है ऊपर, हाँ सर। और 0 है जब ये वैल्यू r2 है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? -1 बाई एक्स। हाँ सर।
तो टॉर्क इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, दोनों साइड से माइनस माइनस में हटा दिया, -1/x का माइनस, तो ये हो गया 2π-η-l इंटू ओमेगा विथ माइनस साइन होगा। यस सर। यस सर। तो ये जो मुझे अपोजिंग टॉर्क मिला, ये मिल गया -2π-η-l ओमेगा r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। तो ये माइनस हटा के r2 माइनस r1 हो जाएगा, समझ रहे हो? यस। तो ये प्लस हो गया, ये टॉर्क हो गया। तो ये टॉर्क हो गया, तो अल्फा क्या हो गया, बाद में वैल्यू सब पुट कर देंगे। 2π-η-l r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। हो गया ऐसा? हाँ सर। इस अल्फा को हम d ओमेगा बाई dt लिख सकते हैं। यस। So d omega by dt is plus 2π-η-l r1 r2 upon moment of inertia r2 minus r1 into ओमेगा, ओमेगा इधर ले आओ, तो d ओमेगा अपॉन ओमेगा is 2π-η-l r1 r2 divided by moment of inertia into r2 minus r1 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा ओमेगा था, t इज इक्वल टू t पर ओमेगा 0 हो गया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल गई मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू r2 माइनस r1, वैल्यूज पुट कर देना, अपॉन 2π-η-l r1 r2 1 बाई ओमेगा का इंटीग्रल क्या होगा, ln ओमेगा। तो ये आपका इसका टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। क्वेश्चन में देख लो आई के टर्म में है या मास वास दे रखा है, जो भी है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यस। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें यही डिफिकल्टी लेवल हो सकती है विस्कोसिटी में, अदरवाइज विस्कोसिटी एकदम मतलब चिंदी सा टॉपिक है। बट हाँ, ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, एरोडोम में था, बट इससे डिफिकल्ट कुछ हो नहीं सकता विस्कोसिटी में। सर हो गया। हो गया सर 1 minute, that last one. आगे बढ़ो। Sir 1 second, last minute.
Done. Well done. ठीक है। लास्ट छोटा सा टॉपिक है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी कोई लिक्विड में कोई स्फेरिकल सॉलिड मूव कर रहा होता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, जैसे मान लो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में कोई भी एक स्फेरिकल सॉलिड अगर मान लो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और अगर ये विस्कस लिक्विड है तो इस पर एक विस्कस फोर्स इधर किसी भी सॉलिड में किसी भी शेप साइज पर होगा, इधर लगेगा। यही अगर मान लो सॉलिड v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो इस पर विस्कस फोर्स नीचे लगेगा अपोजिट, ठीक है। यही अगर मान लो v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, तो इस पर विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये जो सॉलिड सरफेस पर लिक्विड का विस्कस फोर्स होता है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। ये क्या है कि हर शेप साइज के लिए अलग अलग होता है, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये हर बार एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। बट अगर स्फेरिकल सॉलिड है तो उसके लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन है। एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब है कि ये डिराइव नहीं हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हुआ है। तो स्फेरिकल सॉलिड के लिए विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई ईटा आरवी होती है। क्लियर है? हाँ हाँ सर। इसी को स्टोक्स लॉ कहते हैं। जैसा मैंने कहा जेई के अच्छे न्यूमेरिकल इन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ बोर्ड और मेडिकल में ये बहुत पूछता है। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ। अब इसमें एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर किसी विस्कस लिक्विड में कोई सॉलिड नीचे गिर रहा है, मान लो ये एक सॉलिड है स्फेरिकल सॉलिड जो नीचे आ रहा है, और ये है किसी विस्कस लिक्विड में, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि नीचे क्या क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर बुआइंट फोर्स लग रहा है। अभी तक तो यही सीखे थे। अब अगर विस्कस लिक्विड है तो एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है। हाँ सर। तो अगर mg बुआइंट फोर्स से ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यस बट दिक्कत क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा तो ये विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। हाँ सर। बट जैसे ही हाँ सर। विस्कस फोर्स और बुआइंट फोर्स मिला के mg को बैलेंस कर लिया, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करना बंद कर देगा। हाँ सर। हाँ सर। तो उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल मतलब मैक्सिमम।
तो टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या होगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। mg को मैं लिखूंगा 4/3 डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। बॉइंट फोर्स को लिखूंगा 4/3 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और विस्कस फोर्स को लिखूंगा 6π(η)R(V)T। लिखूंगा ऐसा। यस हाँ सर। तो यहां से देखोगे तो 6π(η)R(V)T, this will be equal to 4/3 density of solid minus density of liquid into G। यस यस सर। ये पाई को हटा दो, एक R को हटा दो तो R² हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहां से एक एक्सप्रेशन मिला कि टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 into R² डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है जो एज अ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मतलब किसी पत्थर को पानी में फेंकेंगे विस्कस लिक्विड में, तो वो नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता इसका जाएगा, वेलोसिटी रहेगा और कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से जाता जाएगा। उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आया समझ में? यस सर। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए एक एक करके आप लोग लीव कर सकते हो। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके ओके सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव करते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बाय सर।